हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बीए थर्ड ईयर की क्लास। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। बीए पार्ट थर्ड ईयर की बुक चल रही है, फर्स्ट बुक हमारी चल रही है, जिसमें हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आज पढ़ेंगे कि आखिर हम महाराजा रणजीत सिंह क्या करते थे, किस प्रकार से थे, उनका हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो है वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो एक ऐसे सशक्त शासक थे जिनको बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठना पड़ा और बहुत कम उम्र में उन्हें शासन संभालना पड़ा। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें गद्दी पर बैठना पड़ा, और जब वो 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी। तो उन समस्याओं से सामना भी उन्हें करना था और एक सशक्त राज्य उन्हें गठित करना था। तो जो महाराजा रणजीत सिंह हैं वो भारत के इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को सुदृढ़ करने के साथ साथ में भारत में कई नई व्यवस्थाएं उत्पन्न की। और यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवित रहते हुए भारत में पंजाब के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने आक्रमण करने की सोची नहीं, क्योंकि उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के साथ में सीधा बैर नहीं लेना था। वह महाराजा रणजीत सिंह के साथ में युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने युद्ध न करने के लिए इनके से काफ़ी दूरी बनाकर रखी। उधर रणजीत सिंह भी ये नहीं चाहते थे कि उनका जो बैर है वो आखिरकार इनसे हो। तो इसलिए अब हम क्या है एक कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि आखिरकार महाराजा रणजीत सिंह के पिता की मृत्यु यानी महासिंह की जैसे ही मृत्यु हुई फिर क्या हुआ। महाराजा रणजीत सिंह यानी पिता की मृत्यु के बाद में एक ना प्रशासनिक परिषद गठित की गई। प्रशासनिक परिषद गठित की गई। ठीक है, तो प्रशासनिक परिषद जो है उसने महाराजा रणजीत सिंह को शासन में सहयोग देने के लिए ही ये गठन किया गया कि महाराजा रणजीत सिंह क्योंकि 12 साल के बच्चे हैं, उन्हें शासन करना नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ की। और 1797 ईस्वी तक यह कार्यरत रही। ठीक है, 1797 ईस्वी तक यह परिषद कार्यरत रही। 97 ईस्वी तक ये जब कार्यरत रही तो इसी परिषद में यानी इसी परिषद के साथ मिलकर रणजीत सिंह ने शासन किया था। रणजीत सिंह प्लस प्रशासनिक परिषद मिलकर शासन कर रही थी। परंतु 1797 के बाद में यानी 98 से लेकर फिर रणजीत सिंह स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए थे। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए। अब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम आगे से पढ़ते हैं कि आखिरकार महाराजा रणजीत सिंह ने प्रशासनिक परिषद के साथ क्या किया। जब यह प्रशासनिक परिषद गठित हुई थी तो इस परिषद में उनकी माता, सास और जो अमीर वर्ग था वो शामिल था। ये 3 लोग उस समय शामिल थे। एक तो सास थी, उनकी माता थी और अमीर वर्ग था। तो इसमें जो सबसे शक्तिशाली थी वो थी सदाकौर। कौन है? सदाकौर। सदाकौर कौन है? महाराजा रणजीत सिंह की सास है। सदाकौर उस समय की सबसे प्रभावशाली महिला मानी जाती थी, और देखा जाए तो वह अपनी कूटनीति के कारण ज़्यादा जानी जाती थी। कूटनीति की चालें उनकी बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की थी, तो उसी कारण क्या है सदाकौर को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और सदाकौर का ही क्या है रणजीत सिंह पर सबसे अधिक प्रभाव था और शासन पर भी उनका प्रभाव था। परंतु सदाकौर जब तक थी तब तक उन्होंने क्या है कि रणजीत सिंह के यानी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। उन्होंने उन्हीं का सहयोग किया और उनके पक्ष में ही कार्य किया। तो सदाकौर एक तरह से कह सकते हो रणजीत सिंह के पक्ष में थी और सदाकौर ने ही रणजीत सिंह का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था।
उनकी माँ एक भोली भाली स्त्री थी, उनकी माँ से तो ज़्यादा कुछ होता नहीं था, परंतु सदा कौर एक तेज चालाक स्त्री थी और उन्होंने कहा जाए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता की थी महाराजा रणजीत सिंह की उस समय शासन में। फिर उन्होंने काफ़ी समय तक शासन संभाल के रखा, शासन को सुचारू रूप से चला के रखा और एक तरह से कहा जाए कि जो 1797 ईस्वी तक का समय है ये एक शांति काल है। इस समय सदा कौर ने यानी कहा जाए तो जो रणजीत सिंह का साम्राज्य था उसमें बढ़ोतरी नहीं की, परंतु उसमें कमी भी नहीं आने दी, यानी किसी और राज्य का हस्तक्षेप भी नहीं होने दिया, किसी और राज्य ने आक्रमण भी नहीं किया। तो इससे भी ये साबित होता है कि आखिरकार जो है कि सदा कौर या जो प्रशासनिक परिषद है या महाराजा रणजीत सिंह है उनका 1797 ईस्वी तक का समय क्या है, एक कैसे तो सरल समय है जिस समय उनको ज़्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ी और उनको बड़ी आसानी के साथ उन्होंने ये साम्राज्य की व्यवस्थाओं को कंटिन्यू रखा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, आखिरकार इनका आगे का क्या चलन रहा। जो उस समय की व्यवस्थाएं हैं उनमें ज़्यादा चेंजेस तो किए नहीं गए। अब इनमें जो चेंजेस नहीं किए गए, उन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किए गए, तो जैसे ही आखिरकार धीरे धीरे जवान होने लगे रणजीत सिंह, तो उन्होंने क्या है शासन में अपने हाथ में करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। वह शासन को अपने अधीन चाहते थे, शासन को अपने कंट्रोल में चाहते थे और उसके लिए उन्होंने प्रयास करना भी शुरू कर दिया। परंतु इससे कोई अचंभित नहीं था क्योंकि एक न एक दिन रणजीत सिंह को ये करना ही था। और इस प्रकार से कहा जाए कि जो प्रतिशासन परिषद है या शासन परिषद थी, ये 1792 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक का जो समय है रणजीत सिंह का शासनकाल का, यह शासन परिषद के हाथ में रहा और यह 5 साल उनके कह सकते हो बड़े शांति के निकले। अब क्या होता है कि जैसे ही वो होता है तो जो एक व्यक्ति था जमान शाह, क्या था, जमान शाह, ठीक है, ये शाह था जमान शाह जो अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अब जमान शाह वह मुस्लिम आक्रांता था जिसने क्या है आक्रमण किया था, कहां पर, पंजाब पर उसने आक्रमण किया था। जब इसने आक्रमण किया था जमान शाह ने, तो आक्रमण करते समय ये अपने साथ बहुत सारा युद्ध का क्षेत्र सामान लेके आया, सेना लेके आया विशाल, आसपास के क्षेत्र में विजय अभियान किए और विजय अभियान करके लौटने के लगा कि बरसात का समय आ गया था और जो पंजाब का क्षेत्र है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा दलदली हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे, बरसात के कारण युद्ध तो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या है जमान शाह ने वापस लौटने की ठानी, परंतु बरसात हो गई और बरसात के कारण दलदल बन गया। अब जब वो जा रहे थे तो अब क्या है साथ में अपने साथ तोपे भी लेके आ रहे हैं, पैदल सेना भी है। तो जमान शाह ने क्या किया कि जो उनके तोपे वगैरह चल रही थी तो धीरे धीरे चलते चलते दलदलों के अंदर उसकी तोपें फंस गई, उसकी तोपें क्या है दलदल के अंदर फंस गई। जब इसकी जमान शाह की तोपें दलदल में फंस गई तो उसको दिक्कत हो गई, अब क्या करे, क्योंकि तोपें तो बहुत ज़रूरी होती है और सेना का बहुत आवश्यक माना जाता है, सेना में तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है तोपों का। तो तोपों का जैसे ही वहाँ पहुँचा तो हुआ यह है कि अब ये दलदल कहाँ है, ये दलदल रावी नदी का दलदल है, रावी नदी के दलदल में फंस गई थी। और जैसे वहाँ पे फंसी तो उस समय आसपास के क्षेत्र का राजा कौन था, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। रणजीत सिंह ने क्या किया है, रणजीत सिंह ने जमान शाह से बातें की और बोला कि आपकी ये जो तोपें हैं मैं निकलवा कर भिजवा दूंगा, आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं और मैं आपकी ये तोपें ना मैं भिजवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। तो जमान शाह आराम से अपने क्षेत्र में पहुंच गया और रणजीत सिंह ने क्या है तोपों को निकलवा कर उसके राज्य में पहुंचा दिया। तो उसकी तोपें निकलवा कर उसके राज्य से पहुंचा दिया तो जमान शाह क्या है खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार उसको सहयोग दिया है किसी ने, उसको यानी कुछ भला किया किसी ने उसका, तो वो चाहता था कि मैं ये फेवर बैक करूं, यानी जो उसने मुझ पर उपकार किया मैं उपकार वापस कर दूं। तो उन्होंने क्या है जमान शाह के पास में जैसे तोपें पहुंची तो उसने एक आदेश जारी किया और रणजीत सिंह से कहा कि आप ना
लाहौर पर अधिकार कर सकते हो। लाहौर जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर सकते हो। मैं आपको किसी तरह आपत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरकार लाहौर क्षेत्र पर है ना, जमान शाह आक्रमण करके गया था, उन्होंने अधीनता मान ली लाहौर के क्षेत्र के लोगों ने, तो वो वापस लौट गया था। अब उसने रणजीत सिंह से बोला कि लाहौर के क्षेत्र पर तुम अधिकार कर लो, मैं किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं करूंगा। जमान शाह ने जो ये आक्रमण है, ये तोपों वाला काम है, ये 1798 ईस्वी में हुआ है। यानी जो जमान शाह जब वो पंजाब के क्षेत्र में आता है, तोपें लेकर आता, तोपें फंस जाती हैं, तोपें वापस पहुंचाई जाती है, ये जो समय है वो है 1798 ईस्वी का। और जब जमान शाह लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे रहा है रणजीत सिंह को, तो रणजीत सिंह ने क्या है 1799 ईस्वी में आक्रमण कर दिया लाहौर पर। ठीक है, 1799 ईस्वी में आक्रमण कहां कर दिया? लाहौर पर, और लाहौर के क्षेत्र को जीत लिया। तो अब क्या है, रणजीत सिंह ने लाहौर को क्या अपनी राजधानी बना लिया। अब उसने अपनी राजधानी किससे है? लाहौर को बना लिया। अब रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसके राज्य में वृद्धि हो गई और उससे उसकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि हो गई। अब बहुत से आसपास के जो मिसल थे, यानी उस समय 12 मिसलें थी सिखों की, उनमें से कुछ ऐसे मिसलें थी जो रणजीत सिंह से बहुत इंस्पायर थी। तो वो चाहते थे कि आखिरकार रणजीत सिंह से वो संधि कर ले, रणजीत सिंह के मित्र बन जाए। तो काफ़ी लोग उनके मित्र बनना शुरू हो गए। लाहौर पर अधिकार होने से लाहौर उन्होंने की राजधानी बन गई और रणजीत सिंह अब लाहौर से शासन करने लग गए। अब लाहौर से जब वो शासन कर रहे हैं तो अब शासन व्यवस्था उनके हाथ में आ गई है, अब प्रॉपर्ली वही शासक है। अब उन्होंने क्या किया कि अब उनके मन में एक स्वप्न जागा। उनका स्वप्न क्या था? सिख राज्य। ठीक है, उनका स्वप्न था कि मैं एक सिख राज्य स्थापित करूं, जैसा ये गुरु गोविंद सिंह चाहते थे और जैसा कि बंदा बहादुर ने प्रयास किया था। तो मैं सिख राज्य स्थापित करूं, ऐसा वो चाहते थे। तो आखिरकार उन्होंने देखा कि मेरे को एक सिख राज्य स्थापित करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करने चाहिए और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी। परंतु हुआ यह है कि यह राज्य कभी सफल हो नहीं पाया। परंतु उनका ये जो स्वप्न है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, पूरा नहीं हो पाया, परंतु काफ़ी हद तक उन्होंने जो है एक सिख राज्य स्थापित कर लिया था। अब जो ये महाराजा रणजीत सिंह हैं, इन्होंने जो सिख राज्य स्थापित किया, वो आखिरकार ये जो सिख राज्य था वो इतना सशक्त राज्य था कि उसको और किसी से कोई इशू नहीं थे। जो महाराजा रणजीत सिंह है उनको और किसी राज्य से इशू नहीं थे। उन्होंने देखा कि मुझे पहले और पहले अमृतसर पर अधिकार करना चाहिए। किस पे अधिकार करना चाहिए? अमृतसर पर अधिकार करना चाहिए। अमृतसर का क्या है? अमृतसर जो क्षेत्र है उसका धार्मिक महत्व था। सिखों के लिए क्या है? अमृतसर का बड़ा धार्मिक महत्व था। लाहौर पर अधिकार करने के बाद में महाराजा रणजीत सिंह का जो स्वप्न था कि वो अमृतसर पर अधिकार करना चाहते थे, पर जो अमृतसर का जो क्षेत्र है उस पर भंगी मिसल का अधिकार था। जो भंगी मिसल है उसका अधिकार था। सिखों की मिसल है भंगी मिसल और सबसे महत्वपूर्ण मिसल मानी जाती थी। तो अमृतसर में भंगी मिसल का अधिकार था, भंगी मिसल के अधिकार में ये था। तो एक तरह से कह सकते हो एक ताकतवर मिसल थी। अब क्या है, महाराजा रणजीत सिंह चाहते वो अमृतसर पर अधिकार कर ले। तो अमृतसर पर अधिकार करने के लिए उन्होंने एक सेना गठित की और सेना गठित करके उन्होंने 1805 ईस्वी में वहां पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 1805 ईस्वी में। 1299 में यहाँ फिर 6 वर्ष का समय लगा। 6 वर्ष का समय लगा उन्हें अमृतसर पर आक्रमण करने का। और 1205 ईस्वी में क्या है, उन्होंने अमृतसर पर अधिकार कर लिया और अमृतसर को क्या है अपनी आध्यात्मिक राजधानी घोषित कर दिया। यानी देखा जाए तो राजकीय कार्य लाहौर से हो रहे हैं और आध्यात्मिक राजधानी कौन सी है? अमृतसर बन गई। तो इस प्रकार अमृतसर और लाहौर उनकी 2 राजधानियां थी। अमृतसर और लाहौर उनकी 2 राजधानियां थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में भंगी मिसल को पराजित कर दिया। अब भंगी मिसल को पराजित करने के बाद में उससे वहां से परास्त करने के बाद में अमृतसर को अपनी आध्यात्मिक राजधानी बना लिया। और इस प्रकार क्या है, उन्होंने अपनी 2 राजधानी गठित की, एक लाहौर में और एक
अमृतसर में। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। लाहौर में अमृतसर में ये गठित हो गई हैं। अब इसके आगे उन्होंने क्या किया कि लाहौर और अमृतसर दो राजधानियां गठित हो गई है। लाहौर और अमृतसर पे अधिकार जब किया, यानी लाहौर पर अधिकार और अमृतसर पे अधिकार, दोनों क्या है, दोनों है उनकी राजधानी। एक तो राजनीतिक है और दूसरी आध्यात्मिक। एक राजनीतिक राजधानी है और दूसरी आध्यात्मिक राजधानी है। अब इन दोनों पर जैसे अधिकार किया तो एक क्या है, उनका विशाल राज्य गठित हो गया। विशाल राज्य अब उनका बन गया। अब राज्य उनका विस्तार हो गया। जैसे लाहौर से अमृतसर का जो क्षेत्र है वहां तक उनका विस्तार हो गया है। रावी चिनाब के आसपास का क्षेत्र उनके अधिकार में था। उनकी सांस का क्षेत्र भी अब उनके अंडर में है। तो इस प्रकार कह सकते हो कि 3-4 जो मिसलें हैं वो अब उनके अंतर्गत आ चुकी है। जैसे अमृतसर पे अधिकार किया, इसके बाद में हुआ क्या, अमृतसर पे अधिकार करने के बाद में होता क्या है, अमृतसर पे जैसे उसने अधिकार किया था तो उससे ये लगा कि आखिरकार उसका जो राज्य है अब उसे विस्तार की आवश्यकता है। राज्य विस्तार की आवश्यकता है। अब राज्य विस्तार की आवश्यकता दो तरीके से है, या फिर तो मित्र बन जाए और या फिर विजय करनी पड़े। ठीक है, अगर आपको राज्य विस्तार करने तो दो ही तरीके से तो कर सकते हो, या फिर तो वो आपका मित्र बन के आपके राज्य में सम्मिलित हो जाए और या फिर आप उसके लिए युद्ध अभियान करो। तो इन दो माध्यमों से क्या है, आप उस पर अधिकार कर सकते हो। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास में भी दो ऑप्शन थे कि आखिरकार अगर उसे पूरा सिख राज्य सम्मिलित करना है, सिख राज्य पर अधिकार करना है, तो आखिरकार जो है वो कहां तक कैसे कर सकते हैं, आखिरकार सिख राज्य पर अधिकार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक था कि आखिरकार उनको वहां पर विजय अभियान करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना पड़े। तो उन्हें राज्य विस्तार के लिए जैसे मित्र है तो उसमें 2-3 मिसल ही, जो 2 या 3 मिसल है वो उनकी मित्र बन जाती है। जैसे कि अहलूवालिया है तो अहलूवालिया उनकी मित्र बन जाती है, उनकी मैत्रिक संधि हो जाती है। तो जो पंजाब का ऊपरी क्षेत्र है वो आसपास के क्षेत्र वाले लोगों ने तो उनसे क्या मैत्री कर ली थी, परंतु बहुत सी मिसलें ऐसी थी जिन्होंने उनसे मैत्री नहीं की। 4-5 मिसलें उनके पास ऑलरेडी थी, 2-3 मिसलों ने मैत्री कर ली, तो लगभग 6-7 मिसलें उनके साथ क्या जुड़ चुकी थी। 1805 तक लगभग उनके 6-7 मिसलें उसके अंडर थी। अब उनके पास लगभग आधी मिसलें जो ऐसी हैं जो उनके हाथ में नहीं थी, उन पर अधिकार करना था। अब उनके लिए इनको विजय अभियान करने पड़े। तो अब क्या है कि कुछ मिसलों के साथ उनकी मैत्री संधि हो गई, राज्य सशक्त हो गया। तो उन्होंने क्या है, एक विशाल सेना गठित की और विशाल सेना गठित करके विजय अभियान किए। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि अब उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए उन क्षेत्रों पर विजय अभियान करना शुरू कर दिया। अब यह विजय अभियान कैसे शुरू हुए, 1806 ईस्वी है उन्होंने पटियाला पर विजय प्राप्त किया। 1806 ईस्वी है उस पर उन्होंने पटियाला पर विजय प्राप्त कर ली, पटियाला पर विजय प्राप्त की। और इसी साल उन्होंने लुधियाना का जो आसपास का क्षेत्र है उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। पटियाला और लुधियाना जो क्षेत्र है उस पर अधिकार उन्होंने कर लिया। 1806 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्होंने यहाँ पर यह क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ पर उन्होंने विशाल सेना लेकर ही आक्रमण किया था और इसी समय उन्होंने सतलज नदी भी पार की थी। सतलज नदी भी उन्होंने पार की थी। इस समय उन्होंने सतलज नदी पार की है और सतलज नदी पार करके जो कह सकते हो सिख राज्य थे उनको अपने अंडर करने की कोशिश उन्होंने की। 1806 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर 1806 ईस्वी से 1809 ईस्वी ये जो 3 साल है
इन तीनों सालों में उन्होंने सतलज नदी को पार करके बार बार में आक्रमण यहाँ पर किए थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है कि इस क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों पे क्या है, बार बार में आक्रमण किए। कब किए? 1806 से लेकर 1809 ईस्वी के बीच में यहाँ पर आक्रमण किए। क्यों किए? क्योंकि वह सतलज नदी के पार वाले जो क्षेत्र हैं, सिख मिसल वाले राज्य, उनको अपने राज्य में मिलाना चाहते थे और सिख राज्य बनाना चाहते थे। इस सिख राज्य के लिए उन्होंने सतलज नदी 3 बार पार की थी। और पर क्या है कि सतलज नदी को पार करने से क्या उनको एक इशू क्रिएट हो गया। अब इशू क्या है? जो सतलज नदी के पार जो मिसल थे, सतलज नदी के पार के जो मिसल है, वो कहां चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। कहां? दिल्ली। अब जो सतलज नदी के पार वाले जो मिसल है, वो भागकर कहां चले गए? अंग्रेजों के पास में। और अंग्रेजों से जाके क्या है? सहायता मांगने लग गए। अब अंग्रेजों से सहायता मांगने लग गए। अब ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि यह जो आसपास का क्षेत्र था उसको अपने कंट्रोल में चाहते थे। तो अंग्रेज तो चाहते ही ये थे कि सिखों का कोई राजा आके उनसे मिल जाए या सिखों के लोग उनसे आके मिले और सिखों को वो अपने कंट्रोल में कर सके। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने क्या है, दिल्ली के रेजिडेंट जो थे, दिल्ली रेजिडेंट थे, उन्होंने क्या है कि जो सिख मिसलें थी सतलज नदी पार के, उनके साथ में मैत्री कर ली, उनके साथ में मैत्री कर ली। और उन्होंने 1806 से लेकर 1809 ईस्वी तक रणजीत सिंह के पास में नोटिस भेजे कि रणजीत सिंह आप इनसे आक्रमण ना करें, यह हमारे मित्र है और आप इनको परेशान ना करें, इनको परेशान ना करें क्योंकि हमारे मित्र हैं, इससे आप क्या, आप हानि पहुंचेंगे आपको, और आप हमारे मित्र राज्यों पर अटैक ना करें, इससे क्या हमारी मित्रता को आघात पहुंचेगा। तो जब अंग्रेजों ने यह बात कह दी कि आखिरकार ये उनके मित्र राज्य हैं, तो काफी समय तक चलता रहा, रणजीत सिंह अवॉइड करते रहे। परंतु क्या है कि बाद में आगे जाके होता यह है कि 809 ईस्वी में अब क्या है, 809 ईस्वी में जो एक अंग्रेज अधिकारी है, दिल्ली से एक विशाल सेना लेकर निकलता है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है डेविड ऑक्टरनॉमी। डेविड ऑक्टरनॉमी, डेविड ऑक्टरनॉमी है, 1809 ईस्वी की बात है। यह एक सेना लेकर निकले और सेना लेकर कहां पहुंचते? सतलज नदी के तट तक पहुंच गए। दिल्ली से निकले और सतलज नदी तक पहुंचे। पहुंचते ही रणजीत सिंह ने इनसे संधि का प्रस्ताव भेजा। रणजीत सिंह से इनकी संधि हो गई, क्योंकि उस समय अंग्रेज भी युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे और रणजीत सिंह भी ऐसी स्थिति में था नहीं कि वह अंग्रेजों से युद्ध करे। तो रणजीत सिंह और डेविड ऑक्टरनॉमी के बीच में संधि हो जाती है और यह संधि कौन सी कहलाती है? अमृतसर की संधि। यह जो संधि है वो क्या कहलाती है? अमृतसर की संधि कहलाती है। डेविड ऑक्टरनॉमी और जो रणजीत सिंह है उनके बीच में यह संधि होती है। यह जो संधि है वो 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल 1809 एडी में होती है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हो जाती है। किससे किस बीच में हो रही है? रणजीत सिंह और डेविड ऑक्टरनॉमी के बीच में हो रही है। अंग्रेजों के बीच में यह संधि होती है। अब यह जो संधि जो हो रही है, इस संधि में कुछ शर्तें निर्धारित की गई, कुछ शर्तें निर्धारित की गई। पहली चीज जो हमेशा लागू होती है, मित्रता की। हम एक दूसरे के मित्र रहेंगे, संकट आएगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा और मेरे पे संकट आए तो आप मेरी सहायता करना। ये तो उनके ढकोसले थे कि जिन्होंने ये बातें कही है कि मैं अगर मुसीबत में हूं तो आप मेरी सहायता कर देना। तो ये बातें बहुत अलग हैं। और हुआ यह है कि डेविड ऑक्टरनॉमी जो है उन्होंने मित्रता के लिए आखिरकार बात कही कि हम अंग्रेज आपके मित्र रहेंगे, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे।
अनाक्रमण संधि हो गई, एक दूसरे के मित्र रहेंगे, एक दूसरे की बात और सहयोग करेंगे, तो मित्रता की बात कर ली। सेकंड, सतलज नदी को सीमा मान लिया गया। जो सतलज नदी है उसके पश्चिम का जो भाग है वो रणजीत सिंह का राज्य मान लिया गया, और जो सतलज नदी का पूर्वी भाग है वो अंग्रेजी राज्य मान लिया गया। तो सतलज नदी को क्या है, बॉर्डर मान लिया गया कि आखिरकार सतलज नदी वो बॉर्डर है जो कि हमारे राज्य का विभाजन करेंगी। किस किस राज्य का, जो कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन है, और दूसरा वो जो कि रणजीत सिंह के अधीन है। तो सतलज नदी को क्या है, सीमा मान लिया गया। तीसरा, पश्चिम विस्तार की अनुमति। पश्चिम विस्तार की अनुमति का मतलब यहां है कि जो वहां के लोग हैं, यानी रणजीत सिंह हैं, उनकी मिसलें हैं, उनके साथ में जो मिसलें उनके साथ सहयोग कर रही है, उनके मित्र हैं, वो लोग सतलज नदी को क्रॉस नहीं कर सकते, सतलज नदी को रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, वहां पे आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु पश्चिम की ओर आप जितना भी अभियान करना चाहते हो, पश्चिम दिशा की ओर जितना भी साम्राज्य बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। इसकी अनुमति दी गई कि आप पश्चिम की ओर विस्तार करेंगे तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। तो महाराजा रणजीत सिंह को कहा गया कि आप पश्चिम की ओर विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो पश्चिम विस्तार की इन्हें आज्ञा मिल गई, सतलज नदी को सीमा मान लिया गया, एक दूसरे का मित्र मान लिया गया। फिर इसके साथ में क्या है कि इन लोगों के बीच में हमेशा एक क्या है कि एक जो अंग्रेज थे वो ये संधि बारों में लगाते थे, शर्तें लगाते थे कि यहाँ पर आपकी मेरी सहायक सेना रहेगी, पर रणजीत सिंह ने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई सहायक सेना नहीं रहेगी, मैं स्वतंत्र शासक हूँ। स्वतंत्र सत्ता मान ली गई, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक मान लिया, और इस प्रकार अमृतसर की संधि सफल रही। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में यह संधि हो चुकी थी। अब जब अमृतसर की संधि कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, यानी उनके विजय अभियान किस प्रकार से चलायमान रहे। तो 1809 ईस्वी के बाद में भी उन्होंने भारत पर विजय अभियान किए। 1809 ईस्वी के बाद में उन्होंने डोगरों प्लस नेपालियों से संपर्क किया। डोगर राजपूत हैं और नेपाली, ठीक है। नेपाल के साथ इन्होंने दूत व्यवहार किया। नेपाल के जो शासक थे उनके साथ रणजीत सिंह ने क्या है, दूत व्यवहार किया, और एक दूसरे के साथ में दूतों का एक्सचेंज होता रहा और नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल को मैत्री संधि करवा ली। अब जो कश्मीर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में डोगर जो रह रहे थे, उन डोगरों को क्या है, उनके साथ भी मैत्री कर ली गई और वहां पर विजय अभियान किए गए। अब क्या है कि नेपालियों के सहयोग और डोगरों के सहयोग से इन्हें क्या मिला, गोरखा, ठीक है, क्या मिले, गोरखा। अब ये गोरखा क्या है, गोरखा जाति है या वहां की जनजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। इनका शरीर और इनका जो, यानी कह सकते हो, इनका जो ताकत है वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि सेना में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गोरखा रेजिडेंट ये इसके लिए प्रयोग किया गया है। भारत में आज भी गोरखा रेजिडेंट के लोग रह रहे हैं। गोरखा लोगों को आमंत्रित किया गया, गोरखा जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया, किसके लिए, रणजीत सिंह की सेना के लिए। रणजीत सिंह की जो सेना है उसमें गोरखा जो रेजिडेंट है वो शामिल की गई। कैसे शामिल की गई कि महाराजा रणजीत सिंह चाहते थे कि उनके जो सेना है वो अच्छी हो, कुशल हो, तो इसके लिए जरूरी था कि वहां पर कुशल योद्धा शामिल हो, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले गोरखा थे उनको सेना में शामिल किया गया, उन्हें प्रशिक्षित किया गया, और इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने नेपालियों और डोगरों से जो मैत्री व्यवहार करके अपनी सेना को सुगठित किया। तो यह काम भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने समय में किया था। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने
शाह शुजा की सहायता की। शाह शुजा, शाह शुजा कौन है? ये अब्दाली का वंशज है, ठीक है। अब्दाली के वंशजों में से एक है शाह शुजा। शाह शुजा क्या है? उसके हाथ से काबुल क्षेत्र निकल गया था। उसके हाथ से क्या है? काबुल का क्षेत्र निकल गया। काबुल उसके राज्य का क्षेत्र था, काबुल पे वो अधिकार करना चाहता था। तो उसने क्या है, काबुल क्षेत्र जैसे ही हाथ से निकल गया तो उसने क्या है, रणजीत सिंह के साथ में, जो रणजीत सिंह है उनके साथ में संधि कर ली। रणजीत सिंह के साथ संधि कर ली शाह शुजा ने। शाह शुजा ने बोला कि रणजीत सिंह, अगर आप हमारी सहायता करेंगे काबुल क्षेत्र को जीतने में, हम दोनों मिलकर आक्रमण करें, काबुल क्षेत्र को जीत लें, तो हमारी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो रणजीत सिंह जानता था कि अभी क्या है कि बिना कहे तो मांगना ही नहीं चाहिए हमें। एक दूसरे क्षेत्र का शासक उससे एक शासक के तौर पर सहायता मांग रहा है, तो रणजीत सिंह से जब सहायता मांगी तो रणजीत सिंह तैयार हो गए और उन्होंने काबुल को जीतने में उसकी सहायता की थी। शाह शुजा की सहायता की थी। शाह शुजा ने इसके बदले है ना, कोहिनूर का जो हीरा है वो रणजीत सिंह को दे दिया। उपहार स्वरूप कोहिनूर का जो हीरा है वो रणजीत सिंह के पास में आ गया। तो इस प्रकार क्या है, शाह शुजा के साथ में मैत्री संधि स्थापित हुई, काबुल को जीतने में सहायता प्रदान की। इसी कारण क्या है, कोहिनूर का हीरा शाह शुजा के हाथ से चलकर रणजीत सिंह के हाथ में आ जाता है। जो कोहिनूर का हीरा नादिर शाह भारत से लूट के गया था, वह शाह शुजा के माध्यम से रणजीत सिंह को वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार क्या है, कोहिनूर हीरा भारत में वापस आ जाता है, ठीक है। और काबुल को जीतने में उसकी सहायता वह करते हैं। अब इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में पश्चिम की ओर विस्तार, यानी 1809 में संधि हो गई। अब इसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने पश्चिम की ओर विस्तार करने की सोची। तो जो 1818 ईस्वी है, उन्होंने मुल्तान क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। मुल्तान का जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की। 1819 में उन्होंने पेशावर पर विजय प्राप्त की। 1819 में उन्होंने पेशावर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। सॉरी, 1819 में नहीं, 1834 में, 1834 में। और इसी बीच में 1819 ईस्वी में उन्होंने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो 1834 में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है, पेशावर क्षेत्र जीत लिया। यह जो क्षेत्र है पहले ईरान के शाह के अधीन था, ईरान के शाह के अधीन क्षेत्र माना जाता था, परंतु रणजीत सिंह ने आखिरकार दम दिखाया और उन्होंने पेशावर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। मुल्तान क्षेत्र पर उन्होंने 1818 में विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और इसी प्रकार 1819 में उन्होंने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। तो ये उनके विजय अभियान है जो मुख्य रूप से उन्होंने किए हैं। अब क्या है, महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य है, ये जैसे हिमालय है, ये सतलज नदी है, ये सिंधु मिल गई, ठीक है। ये सुलेमान की पर्वतमाला है, ये अफगानिस्तान तक का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, यह दिल्ली है, ये हरियाणा है, पंजाब है, अमृतसर है, ठीक है। अब ये सतलज नदी बह रही है। 5 नदियाँ बहती थी ना उनके, 5 नदियों में पंजाब का जो 5 नदी क्षेत्र है उनमें सतलज नदी ये है, बॉर्डर मान लिया गया। इस क्षेत्र से लेकर ये जो राज्य है ये महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। ये अमृतसर हो गया, इधर लाहौर हो गया, और ये जो राज्य है यह किसके अधीन है, महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था, ठीक है। अमृतसर और लाहौर उनकी राजधानी थी और यह क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। एक छोटे से, कैसा था, जयपुर जितना, जयपुर भी बहुत बड़ा है, जयपुर से भी छोटे क्षेत्र का राजा था
और आखिरकार उसने पंजाब पे अधिकार कर लिया, पंजाब के बाद में उसने मुल्तान पे अधिकार कर लिया, पेशावर तक उसने अटैक किया और इतना विशाल राज्य गठित कर लिया जो उस समय का एक अचंभा था, क्योंकि आखिरकार अंग्रेजों की शक्ति उस समय प्रबल थी, अंग्रेज बार बार में अटैक कर रहे थे। और महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है कि अंग्रेजों की कह सकते उस समय की स्थिति को देखने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर राज्य गठित किया और एक सिख राज्य बनाने में वो लगभग सफल रहे। बस सतलज नदी वाली अगर वो संधि नहीं होती तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है कि एक सिख राज्य पूर्ण रूप से गठित करने में सफल हो जाते, परंतु क्या है कि वो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हो गई और उसके कारण वो सतलज नदी के पार बढ़ नहीं पाए और उस कारण वो कुछ क्षेत्र जो सिख मिसलों का था वो उन्होंने वहाँ पे अधिकार किया नहीं और इससे सिख राज्य का स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। परंतु इसके अतिरिक्त जितने भी सतलज नदी के पार के जितने भी सिख राज्य हैं वो उनके अधीन थे और उनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार की। फिर आखिरकार ये राज्य क्या है, सिख राज्य गठित हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो महाराजा रणजीत सिंह है उनका प्रशासन कैसा था। ठीक है, उनका प्रशासन कैसा था। तो जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में पॉइंट होता है कि राजा कैसा है, फिर राज्य कैसा है, ठीक है, फिर सेना कैसी है, सेना के बाद में हम बात करते हैं न्याय कैसा है, न्याय के बाद में हम बात करते हैं आखिरकार कर कैसा है, न्याय के बाद में हम बात करते हैं कर व्यवस्था किस प्रकार की है, और कर व्यवस्था के बाद में हम बात कर सकते हैं कि आखिरकार जो है आखिरकार इन्होंने इस राज्य को किस रूप से संचालित किया, व्यवस्थाएं कैसी थी। तो अब हमें जो महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन पढ़ेंगे उनमें राजा के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार राजा के बारे में क्या है। कि जो महाराजा रणजीत सिंह का समय है वो एक ऐसा समय था कि उस समय निरंकुश राज्य नहीं था, निरंकुश राज्य नहीं था, परंतु सत्ता का केंद्रण था, सत्ता का केंद्रण था। सत्ता केंद्रित किसके हाथ में थी, महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में केंद्रित थी, सत्ता का केंद्रण है उस समय, परंतु जो राज्य है वो निरंकुश बिल्कुल नहीं था। यानी राजा क्या है उस समय बिल्कुल भी निरंकुश नहीं थे कि अपनी मनमानी से ही वो शासन कर रहे हैं। राजा क्या है मनमानी से अपना शासन नहीं चला रहे थे, वह प्रजा हित के लिए कार्यरत थे, प्रजा हित में वो कार्य करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या है कि आखिरकार जो प्रजा हित के लिए कार्य करना ही शुरू उन्होंने कर दिया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है कि प्रजाहित में कार्य करने के लिए काम किया, प्रजाहित में काम किया उन्होंने। तो एक क्वेश्चन उठता है कि प्रजाहित में उन्होंने काम करते करते उन्होंने किस तरीके से आगे इसको कंटिन्यू रखा है। तो उनका निरंकुश राज्य नहीं था, राजा स्वेच्छाचारी थे, राजा के पास सभी प्रकार के अधिकार थे, राजा का पद देवीय माना जाता था, राजा को सर्वशक्तिमान माना जाता था, वो अपने क्षेत्र में जो भी अधिकार थे वो प्रयोग में ले रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह आखिरकार सलाहकारी परिषद से भी बात करते थे, परंतु उनके निर्णय अंतिम निर्णय माने जाते थे। ठीक है, तो राजा का पद उस समय प्रतिष्ठा पूर्वक ही था और राजा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान उस समय प्रदान किया हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उस समय ये योगदान है। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं राज्य। तो राज्य क्या है, उनका जो राज्य था वो एक सिख राज्य है। उन्होंने जो राज्य स्थापित किया उन्होंने उस राज्य को क्या है सिख राज्य बनाने की कोशिश की थी। मैं पहले बताया है कि महाराजा रणजीत सिंह का स्वप्न था कि जो स्वप्न गुरु गोविंद सिंह ने देखा, बंदा बहादुर ने देखा, वह स्वप्न वो पूरा करें। वो पूरा करना चाहते थे ये स्वप्न कि आखिरकार मुझे क्या है गुरु गोविंद सिंह के स्वप्न को पूरा करना चाहिए और मुझे एक सिख राज्य स्थापित करना चाहिए। तो सिख राज्य स्थापित करने का प्रयास तो पहले से होता आ रहा है, परंतु उस समय जो सिख जो क्षेत्र था वहां पर टोटल 12 मिसलें थी। कितनी मिसलें थी? टोटल 12 मिसलें थी। अब ये 12 मिसलें अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर रही थी, स्वच्छ शासन कर रही है, अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक है, कोई भी किसी के अधीन नहीं था, कोई भी क्या है किसी के अधीन नहीं है। परंतु हुआ यह है कि यह जो
महाराजा रणजीत सिंह हैं, यह चाहते थे कि यह 12 मिसल मिलकर एक सिख राज्य बना दे। ये 12 मिसल बनकर एक सिख राज्य बना दे और एक सिख राज्य का जो राजा है वो कौन हो? रणजीत सिंह हो। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख राज्य बने और ये 12 मिसलें उनके अधीन हो जाए। तो महाराजा रणजीत सिंह क्या है? सिख राज्य स्थापित करना चाहते थे और यह गुरु गोविंद से प्रेरित थे। अब इन्होंने क्या, जो सिख राज्य यानी जो कोशिश की कि ये सिख राज्य स्थापित करें, तो इसके लिए उन्होंने क्या है, विजय अभियान किए, मैत्री की, ताकि ये सिख राज्य स्थापित हो सके। परंतु उनके पूरे जीवन काल में यह सिख राज्य स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि 1809 ईस्वी में जो अमृतसर की संधि हुई थी, उस अमृतसर की संधि के अंतर्गत सतलुज नदी को पार नहीं कर सकते थे। सतलुज नदी के पार का क्षेत्र जो मिसलें हैं उन पर वो आक्रमण नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मिसलें किसकी दोस्त हैं? वो उस समय की मिसलें जो हैं वो अंग्रेजों की मित्र थी। तो अंग्रेजों की मित्र होने के कारण वो उन पर अधिकार नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह एक सिख राज्य की स्थापना करना चाहते और अपने नेतृत्व में करना चाहते थे, यानी रणजीत सिंह के नेतृत्व में यह राज्य स्थापित हो वो चाहते थे। अब रणजीत सिंह ने जो अपना राज्य है, यानी जो उनका जो राज्य है, यानी ये सिख राज्य तो नहीं बन पाया, पर उनका जो राज्य है, उन्होंने अपने राज्य को सिख राज्य माना और उन्होंने अपने राज्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया, सरकार ए खालसा। सरकार ए खालसा, उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया अपने राज्य के लिए, सरकार ए खालसा। और रणजीत सिंह के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है सरदार ए खालसा। ठीक है, अपने आप को क्या बोला है? सरदार ए खालसा, यानी सरदार है खालसा राज्य का, और राज्य के क्या बोला है? सरकार ए खालसा। अपने जो राज्य है उसके लिए बोला है सरकार ए राज्य, और जो रणजीत सिंह ने खुद के लिए प्रयोग भी लिया है उसे बोलते हैं सरदार ए खालसा। तो इस प्रकार जो उनका राज्य है वो सरकार ए खालसा कहलाता था, यानी वो खालसा राज्य उन्होंने स्थापित किया। एक तरह से सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने क्या है, खालसा राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और उनका स्वप्न भी था कि वह एक धार्मिक राज्य स्थापित करना चाहते थे, धर्म से जुड़ी हुई चीज करना चाहते थे, तो उन्होंने एक खालसा राज्य स्थापित किया था। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। खालसा राज्य स्थापित हो गया, अब उन्होंने और क्या किया कि उन्होंने उस सरकार खालसा के अंतर्गत अपने राज्य को सुगठित करने का प्रयास किया। अब उन्होंने क्या, अपने राज्य का विभाजन किया। अब उनका जो राज्य है वो विभाजित भी हुआ, उनका राज्य विभाजित किया उन्होंने खुद ने, कि उनका तो राज्य क्या है, खालसा राज्य है, अब उनका राज्य क्या है, प्रांतों में विभक्त है। ये सरकार ए खालसा। ठीक है, मैं अच्छे से कर देता हूं इसको। सरकार ए खालसा। ठीक है, इसका जो अधिकारी है वो क्या कहलाता है, सरदार ए खालसा। ठीक है, और ये कौन है, रणजीत सिंह है। ये एक तरह से क्या है, उसका पूरा राज्य है। ठीक है, सरकार ए खालसा क्या है, महाराजा रणजीत सिंह का पूरा राज्य है, और अपने आप को सरदार ए खालसा वो बोलते थे। अब सरकार जो है वो क्या है, प्रांतों में विभक्त है। किसमें विभक्त है, प्रांतों, यानी छोटे छोटे प्रांतों में वो विभक्त कर दी गई है। ठीक है, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्ति की गई ताकि क्या है, एक सरल व्यवस्थित शासन हो पाए, सरल व्यवस्थित शासन हो पाए। ठीक है, प्रांतों क्या उन्होंने जिलों में विभक्त किया, प्रांतों क्या उन्होंने जिलों में विभक्त कर दिया, और जिलों क्या है, गांवों में विभक्त कर दिया। सरकार खालसा प्रांतों में विभाजित, प्रांतों से जिलों में और जिलों से गांवों में। अब जो इसका अधिकारी है वो कौन कौन है, कैसे कैसे रहा। ठीक है, तो प्रांतों का अधिकारी कहलाता है नाजिम। प्रांतों का अधिकारी कौन है, नाजिम।
नाजिम के बाद में जिलों का अधिकारी कौन है? कारदार। और गांव में सरपंच या हम कह सकते हैं मुखिया। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया, उन प्रांतों को जिलों में विभाजित किया और जिलों को गांवों में विभाजित किया। जो गांव का प्रमुख होता था वो कहलाता सरपंच या मुखिया। जिलों का जो प्रमुख है, प्रमुख अधिकारी, वो कौन है? कारदार कहलाता। जैसे जिला कलेक्टर होता है उसी प्रकार कारदार। प्रांतों का प्रमुख कौन है? नाजिम कहलाता था। ठीक है, अब जो कारदार और नाजिम है, ये जो कारदार और नाजिम है, ये कौन को नियुक्त कर रहा है? रणजीत सिंह। कारदार और नाजिमों की जो नियुक्ति है वो कौन करता था? रणजीत सिंह खुद नियुक्ति करता था। तो इस प्रकार क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह के समय साम्राज्य विभाजित किया हुआ था, व्यवस्थित विभाजन था, कार्यों का विभाजन भी उसने व्यवस्थित तौर पे कर रखा था। तो उसने जब ये शासन स्थापित किया तो शासन के साथ में उसने व्यवस्था भी स्थापित की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है? स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवस्था स्थापित की है। अब इन व्यवस्थाओं के साथ में उसने और क्या किया है? अब महाराजा रणजीत सिंह ने व्यवस्था स्थापित करके रखी है, प्रांतों का विभाजन हो गया है। अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। राजा हो गया, राज्य हो गया। अब बात करते हैं सेना की। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने समय में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या फिर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जो उन्होंने अपने लिए समझा वो था सेना का गठन। सेना गठन था, कैसा था कि महाराजा रणजीत सिंह ने देखा कि जो सिखों की सेना है वो अप्रशिक्षित है। ठीक है, अप्रशिक्षित है, प्लस जो भी यहाँ की सेना है, जो भी सिखों की सेना है वो अप्रशिक्षित होने के साथ साथ में असंगठित भी है। यानी जब युद्ध में आवश्यकता पड़ती थी तभी वो सैनिक इकट्ठे होते थे, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। तो जो उनका जो काम है वो यानी पूरी तरह से नहीं चल पा रहा था। अब जब महाराजा रणजीत सिंह है, उनके लिए इशू यह था कि आखिर किस तरीके से सिखों को एक प्रशिक्षित करके एक सेना गठित की जाए, क्योंकि अप्रशिक्षित सेना से क्या राज्य नहीं चलाया जा सकता, राज्य में दिक्कत होगी, राज्य को चलाने में दिक्कत आएगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्हें सेना चाहिए थी। और जो उस समय के जो सिख थे वो अप्रशिक्षित थे, सेना को तवज्जो दे नहीं रहे थे, सेना को वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। जो सैनिक थे वो कह सकते हैं कि भाड़े के टट्टू थे, उन्हें भाड़े पर लिया जाता था, युद्ध में आवश्यकता पड़ती तब बुलाया जाता था। तो एक अस्थायी सेना थी। तो रणजीत सिंह ने क्या किया? सबसे पहला प्रयास किया कि उन्होंने एक स्थायी सेना गठित की। उन्होंने क्या है? एक स्थायी सेना बनाई। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? पहले एक काम किया कि उन्होंने एक स्थायी सेना बना ली। अब स्थायी सेना बनाने के बाद में क्या काम होता है? जब आपके पास एक सेना होती है, ठीक है, आपके पास एक सेना होती है, तो अब आपको क्या करना है कि आपने भर्ती कर ली, भर्ती कर लिए। भर्ती करने के बाद में इन्होंने टेस्ट लिया। ठीक है, उन्होंने इनका टेस्ट लिया, जितने भी सैनिक आए उन सबका टेस्ट लिया कि आप क्या कर सकते हो। सबका टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेके उनकी योग्यता के अनुसार उनको सेना में भर्ती किया गया कि हर आदमी घुड़सवार सैनिक नहीं हो सकता, हर आदमी तोप नहीं चला सकता, हर आदमी क्या है कि वो जो कह सकते हो पैदल सेना में शामिल नहीं हो सकता। तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको प्रशिक्षण देना था कि उनकी एबिलिटी क्या है, किस चीज के लिए वो एबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सेना में स्थान दिया गया, उनका टेस्ट लिया गया, टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको सेना में विभाजित किया गया। अब इन्होंने क्या किया? स्थायी सेना बनाने में सहयोग लिया फ्रांसीसियों का। इन्होंने फ्रांसीसी मित्रता का ही मित्र बनाकर फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना को प्रशिक्षण दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? फ्रांसीसी जो अधिकारी उन्हें बुलाया, उन्हें बुलाकर यह बोला कि आप मेरी सेना को प्रशिक्षित करें जिस प्रकार से, क्योंकि काफी टाइम पहले हिस्ट्री दोहरा चुकी है अपने आप को, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह से पहले हैदर अली ने भी ऐसा किया है। हैदर अली ने भी अपनी सेना को फ्रांसीसियों से प्रशिक्षित करवाया है, टीपू सुल्तान ने भी फ्रांसीसियों से प्रशिक्षण दिलवाया है। तो जो भारत के शासक थे वो फ्रांसीसियों को अपना मित्र मानते थे और उनसे सहायता लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने भी क्या है कि फ्रांसीसियों से सहयोग लेकर क्या है
अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया, सेना को प्रशिक्षण दिलाया। अब सेना प्रशिक्षण ले रही है फ्रांसीसी के सहयोग से। अब उन्होंने क्या किया, एक और चेंज किया। चेंज ये हुआ है कि जो फ्रांसीसी अगर उनको ट्रेंड कर रहे हैं तो फ्रांसीसियों को ही उसमें लीडर बनाया गया, यानी फ्रांसीसी अधिकारी नियुक्त किए गए, यानी प्रशिक्षण मिल गया, यानी 1000 प्रशिक्षण हो गए। तो उन 1000 पे जो एक व्यक्ति कार्यरत है, 1000 कंट्रोल करने वाला एक आदमी है, वो आदमी है ना विदेशी था, उन्होंने उन पे कंट्रोल करने के लिए विदेशी नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि जितने भी सैनिक थे उनको विदेशों से प्रशिक्षण दिलवाया, विदेशों से प्रशिक्षण दिलाकर एक अच्छा प्रशिक्षित सैनिक बनाया गया। उन्हें ये कह सकते हो कि उन्हें सभ्य बनाया गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको अनुशासित किया गया। अनुशासित करने के बाद में उनको सेना में स्थान दिया गया। इस प्रकार फ्रांसीसी के सहयोग से सेना गठित हुई। सेना गठित होने के बाद में उन्होंने क्या है कि जो सेना के कमांडर हैं, जो सेना में कमांड करते थे, उन कमांडो उनमें जो कमांडो थे या कमांडर थे, वो कमांडर कौन थे, विदेशी थे। सेना की कमांड किसके हाथों में थी, विदेशियों के हाथ में थी। तो विदेशियों को क्या है अपनी सेना की कमांड दे दी महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर रणजीत सिंह ने अब इस तरह से जो सेना गठित हुई, आखिरकार इनमें क्या है कि इनमें 70,000 जो सैनिक है वो अस्थायी थे, उनमें से 35,000 जो सैनिक है वो क्या है, स्थायी है। 35,000 सैनिक स्थायी थे और 17,000 सैनिक अस्थायी थे। ये जो 35,000 सैनिक है ये प्रशिक्षित थे, यानी इनको ट्रेनिंग दी हुई थी। जो ये 35,000 सैनिक है इनको प्रशिक्षण दिया हुआ था, प्रशिक्षण देने के कारण ये ट्रेंड थे। ये जो 35,000 सैनिक है ये वेल ट्रेंड पर्सन थे, प्रशिक्षण इन्हें बहुत अच्छा दिया हुआ था। तो 35,000 सैनिक स्थायी और 70,000 सैनिक अस्थायी थे। और इन 35,000 सैनिकों को क्या स्थायी क्यों किया गया, क्योंकि ये प्रशिक्षित थे, इन्होंने विदेशियों के साथ में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब सेना गठित कर दी, इसमें से पैदल वगैरह घुड़सवार सेना गठित हो गई। पैदल घुड़सवार सेना गठित होने के बाद में अब आई तोपों की बात। तो जो तोपें हैं वो विदेशियों के हाथ में नहीं दी गई, यानी विदेशियों का सहयोग इसके लिए नहीं लिया गया। अब तोपों के लिए जो तोप खाना है उसको जो है किसके हाथ में सौंपा गया, वो विदेशियों के हाथ में नहीं सौंपा गया। इलाही बख्श नाम से एक व्यक्ति था, इलाही बख्श, ये तोपों का प्रमुख था, तोपों का काम यह देखता था। यानी तोप खाना किसके अंतर्गत है, इलाही बख्श के हाथ में था। इलाही बख्श व्यक्ति है जो महाराजा रणजीत सिंह के समय तोपों का काम देखता था। और इसने तोपों बनाने के लिए ना 2 जगह, तोपे और बारूद, तोपे और बारूद बनाने के लिए इसने 2 जगह डिसाइड की। कौन कौन सी, अमृतसर और लाहौर। तो रणजीत सिंह के समय की जितनी भी तोपें हैं और जो कह सकते गोला बारूद था वो तैयार कहाँ होता था, अमृतसर और लाहौर में तैयार होता था। लाहौर और अमृतसर में क्या है, महाराजा रणजीत सिंह की तोपें थी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, तोप खाने तैयार किया गया और तोप खानों को इलाही बख्श के हाथ में सौंप दिया गया और तोपों का प्रमुख उन्हें बना दिया गया। अब ये क्या है, तोपें कहाँ तैयार हो रही हैं, बारूद कहाँ तैयार हो रहा है, अमृतसर और लाहौर में तैयार किया जाता था। तो इस प्रकार जो महाराजा रणजीत सिंह है उसकी सेना एक विस्तृत रूप में थी और उसका कार्य भी विस्तृत रूप में प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, सेना भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार और क्या काम है, न्याय का काम। तो न्याय का काम के लिए उन्होंने अदालत ए आला, ये कहां स्थापित है, लाहौर में। अदालत ए आला की स्थापना की गई कहां पर, लाहौर में। ये अदालत ए आला क्या है, एक ऐसी अदालत है जिसमें मुख्य तौर पे
न्यायालय था। यह सबसे बड़ा और सबसे उच्च न्यायालय था। इसमें न्याय महाराजा रणजीत सिंह खुद प्रदान करते थे अदालत आला में। यह है सिख राज्य का सबसे बड़ा अदालत है। यहाँ पर न्याय जो भारतीय परंपराओं के अनुसार दिया जाता था। मुख्यतः जो न्याय व्यवस्था थी उसमें जुर्माने पर आधारित थी। जुर्माना भर के क्या है उनको मुक्ति दी जाती थी, जुर्माना देना पड़ता था। जुर्माने का प्रमुख प्रावधान था, सजा के बजाय ये क्या है जुर्माना मांगते थे, जुर्माना भरवाते थे। अदालत आला भारतीय रिवाजों के अनुसार काम कर रही है। सबसे बड़ी सिख राज्य की यह अदालत है, अंतिम अदालत है और यहाँ पर रणजीत सिंह कार्यरत था। रणजीत सिंह के अंदर यह काम कर रही है अदालत आला। फिर इसके बाद में देखा जाए तो गांव में मुख्य रूप से जो न्याय है वो गांव का मुखिया प्रदान करता था, परंतु जो भी यानी रणजीत सिंह के पक्ष में जो रणजीत सिंह के राज्य में जो न्याय का काम करता था वो अदालत आला करता था। रणजीत सिंह के पास में न्याय मांगने के लिए अगर कोई आता था तो अदालत आला के अंतर्गत ही आता था। तो न्याय व्यवस्था भारतीय परंपराओं के अनुसार है। अब कर बात करते हैं, कर कैसा था। तो कर में जो है भूमि कर है। भूमि कर जो है वो क्या है कि पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि कृषि कार्य सबसे सर्वाधिक किया जाता था। तो कृषि कार्य की अधिकता के कारण यहाँ पे जो भूमि कर है वो मुख्य रूप से यानी प्राप्त होता था। तो 30 से जो 40% भू राजस्व लिया जाता था। जो सिख राज्य में रणजीत सिंह के समय 30 से 40% क्या है भू राजस्व लिया जाता था। भूमि कर उस समय 30 से 40% था। जो 30% या 40% इसके अंतर्गत वो अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग था, पर 30 से 40% ही वो कर लेते थे, इससे ज़्यादा कर वो नहीं लिया करते थे। तो उस समय भूमि कर प्रमुख कर व्यवस्था का आधार था। जो उन्हें टैक्स है वो मुख्य रूप से भू राजस्व के माध्यम से मिल रहा है। इसके अलावा वो चुंगी भी वसूल करते थे, ठीक है, व्यापार में चुंगी वसूल करते थे जो कि उनके कर का दूसरा प्रमुख माध्यम था। अब हम बात करते हैं जो अगला पॉइंट था सिक्के। तो महाराजा रणजीत सिंह ने भी सिक्के जारी किए थे। इसने 2 तरह के सिक्के जारी किए, नानक के और गुरु गोविंद सिंह के। महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने टकसाली स्थापित कर रखी थी। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के जारी किए। उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वह एक तरह से कह सकते हो कि सोने और चांदी के थे। तो उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के इसलिए जारी किए क्योंकि उनका जो राज्य है वो खालसा राज्य है और खालसा राज्य की स्थापना गुरुओं के अधीन हुई है। तो गुरुओं के अंतर्गत होने के कारण जो महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने नानक प्रकार के सिक्के, गुरु गोविंद सिंह प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। उन्होंने और तरह के भी सिक्के थे परंतु ये सबसे अधिक यानी प्रचलन में थे, सबसे अधिक प्रभावी थे और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से उन्होंने सिक्के प्रचलन में लाए। तो महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन प्रकार के सिक्के प्रचलन में करवाए। अब महाराजा रणजीत सिंह क्या है सिक्के खुद प्रचलित करवाने, टकसाल उनकी खुद की थी और अपने टकसालों में वह गढ़वाते थे इन चीज़ों को। अमृतसर, लाहौर में मुख्य रूप से यह सिक्के ढाले जाते थे और इन टकसालों में क्या है कि मुख्य रूप से क्या है कि सोने, चांदी, तांबे इनके मुख्य रूप से सिक्के डाले जा रहे थे और सबसे अधिक सिक्के जो है चांदी के मुख्य रूप से मिले हैं। और क्योंकि एक व्यापारिक केंद्र भी था, व्यापारिक मार्ग भी था यहाँ से होकर, तो इसलिए क्या है कि आखिरकार इनका जो राज्य है वो एक आर्थिक महत्ता वाला भी राज्य था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने सिक्के जारी करवाए थे। न्याय व्यवस्था हमारा कंप्लीट हो चुका है, कर व्यवस्था हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो भी कह सकते प्रशासन था वो हमारा अब कंप्लीट है। अब हमें जो अब इसके बाद का जो हमें पढ़ना है वो है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में सिख राज्य क्या रहा, मरने के बाद में उनका सिख राज्य कैसा रहा, और फिर हमें प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कंप्लीट करना है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है आंग्ल सिख युद्धों पे बनता है और आंग्ल सिख युद्धों के बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंग्ल सिख युद्ध ऐसे चैप्टर हैं जिसके बाद में यानी प्रथम और द्वितीय 2 ही आंग्ल सिख युद्ध हुए और दोनों आंग्ल सिख युद्धों के बाद में क्या है यह एक तरह से कह सकते हो हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ में पंजाब का जो राज्य है वो क्या है मुगलों, अब वो क्या है पंजाब का राज्य जो है अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। तो अंग्रेजों के हाथ में आने से क्या है फिर यह एक स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित हो जाती है यहाँ पर और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आंग्ल सिख युद्ध है यह भारत में उत्तर भारत का प्रमुख युद्ध माना जाता है अंग्रेजों से,
क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर नौसेना काम नहीं रहा, यहाँ पर जो सेना काम है वो पैदल सेना का रहा, और सिख जैसी राज्य से उनका युद्ध है जो अभी कुछ समय पहले स्थापित हुआ था, और उसके बाद में यह युद्ध करना पड़ा, और लगभग 50 वर्षों के अंदर अंदर ही क्या है, सिख राज्य का अंत हो जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कर लेंगे।